नमस्कार मित्रों। कभी कभी मुद्दत हो गई बाहर गए हुए आपको, लेकिन कभी कभी ध्यान तो आता होगा कि जल यात्रा कैसी होती है। हमने कभी आम लोगों ने, हमारे सामान्य जनों ने, विशेष रूप से इस उत्तर भारत के लोगों ने बहुत कम नौका यात्राएं की हैं, बहुत कम। और अगर नौकायन हुआ भी है, नौका यात्रा हमने की भी है, तो सिर्फ एक टूरिस्ट के, पर्यटक के रूप में कि थोड़ा सा हम चले गए और उसके बाद चक्कर लगा के नदी का या समुद्र का चक्कर लगा के लौट आए और हमने थोड़ा सा उस तरंग को महसूस कर लिया। लेकिन जीवन यात्रा का या जीवन की जो शैली है उसका एक अंग भी एक वक्त था जबकि नौकाएं रही हैं। और हमें जब भी कभी उन बातों की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं तो मन में एक स्पंदन अतीत के प्रति भी जगता है और एक अजीब रोमानियत सी वो जहन पे सवार होने लगती है, मस्तिष्क को पूरी तरह से आच्छादित कर देती है। मैं जिक्र कर रहा हूँ, कभी कभी ये सोचने में आता है कि बहादुर शाह जफ़र को रंगून कैसे ले जाया गया था। देश का आखिरी मुग़ल सम्राट और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष का घोषित नेता, केंद्रीय नेता बहादुर शाह ज़फ़र, जब उसको देश से निर्वासित करने का दंड सुनाया गया तो उसके बाद उसको सबसे पहले लाल किले से कैसे आगे पहुंचाया गया रंगून तक, ये सफ़र जो है बड़ा एक दिलचस्प भी है, दर्दनाक तो है ही, लेकिन रुचिकर इसलिए है कि इतिहास कई बार बड़े अजीब अजीब मोड़ से गुजारता है। उसको सबसे पहले कि लोगों की नज़र ना पड़े, एक बैलगाड़ी में उसको लादा गया और बैलगाड़ी के ऊपर जो पर्दे से लटका कर उसको एक बैलगाड़ी में वहाँ से निकाला गया लाल किले से। और देश निकाला देने के लिए उसके बाद ये 4 बजे सुबह बैलगाड़ी वहाँ से निकली लाल किले से और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मार्गों से होती हुई इलाहाबाद तक गई। इलाहाबाद से फिर वो बैलगाड़ी जो है उसी रूप में मिर्ज़ापुर लाई गई और मिर्ज़ापुर के बाद धीरे धीरे वो कलकत्ता की ओर बढ़ी और कलकत्ता से एक स्टीमर में बैठाकर रंगून भेजा गया देश के अंतिम मुग़ल सम्राट को, अंतिम भारतीय सम्राट को। और रंगून में उसका जो सफ़र था वो बैलगाड़ी से स्टीमर तक चला और निश्चित रूप से ज़फ़र पूरे होशो हवास में थे। और तभी जो उनका जो बहुत चर्चित जो शेर है, चर्चित गज़ल, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में लिखी गई, लेकिन चर्चित गज़ल जो उस समय उस वातावरण पर, उनकी मानसिकता पर बिल्कुल सही बैठती है कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। बात चल रही है नौकायन की। अब नौकायन पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे स्थानों पर अब भी प्रचलित है, लेकिन अगर इसको गंभीरता से लेना हो तो अब भी ये बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे इलाकों में अब भी आवागमन का साधन भी है। नदी के पार जाना हो तो उस वक्त भी आपको ओ मेरे मांझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, तो ये आपको गीत भी पुराने याद आ सकते हैं। और इसी धारा में आप ये जानकारी आपके लिए बड़ी दिलचस्प होगी कि अकेले पटना में भी, सिर्फ पटना में, पाटलिपुत्र में एक समय में कुल नौकाओं की संख्या 62,000 थी। 62,000 पंजीकृत, जो कि बाकायदा जिनका पंजीकरण हुआ है, ऐसी नौकाओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी। और मित्रों, एक समय वह भी था, अजीब अजीब इतिहास घटनाओं से गुजारता है। एक समय वह भी था कि जब दिल्ली में स्थापित लाट जो है, अशोक की लाट जिसे बोला जाता है, उसकी स्थापना मूल रूप से यमुनानगर, जगाधरी में, हरियाणा में हुई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने उस समय उस लाट, क्योंकि उसको हमेशा ये शौक़ रहता था कि इधर उधर से जहाँ से भी खूबसूरत चीज़ें मिल जाएं, कलाकृतियाँ मिल जाएं, ऐतिहासिक संजो सकने वाली, वो अपनी राजधानी में ले आए। तो निर्णय हुआ कि उस लाट को, अशोक की लाट को, वहाँ से उखाड़ कर दिल्ली लाया जाए।
अब इस बारे में अलग अलग वर्शन हैं, अलग अलग धाराएं हैं। एक तो ये था कि उन दिनों तकनीक काफ़ी विकसित हो चुकी थी और चीज़ों को मूल रूप से लाना संभव हो चुका था। लेकिन दूसरी जो बात है, जो तथ्य जो सामने आया है उभर कर, वो ये भी आया है कि उस समय ये सारा इलाका यमुना नदी का इलाका था। यमुना नगर उसी नाम से बसा है और ये सारे क्षेत्र में बाकायदा यमुना नदी जो है वो अपने पूरे प्रवाह से बहती थी। तो यमुना नदी में ही कुछ जहाज़ों में रख कर उस अशोक की लाट को अनेक नौकाएं जोड़कर बहुत सारा लंबा चौड़ा एक प्रावधान करके नदी के माध्यम से उसको दिल्ली तक ले जाया गया। दिल्ली में भी वही यमुना बाकायदा कायम थी, लाल किले के आसपास भी, और वहाँ तक पहुँचाने के बाद उसको वहीं अशोक की लाट को कुतुब क्षेत्र में स्थापित किया गया। अब ये सारी की सारी चीज़ें मित्रों किंवदंतियाँ तो नहीं हैं, ऐतिहासिक प्रमाण इसके मौजूद हैं बाकायदा, क्योंकि उस काल में, बुद्ध काल में, अशोक के काल में विशेष रूप से, ये बुद्ध के बाद की बात है कि जितने बौद्ध विहार स्थानक और जितने जो कीर्ति स्तंभ थे वो इस क्षेत्र में बने। विशेष रूप से वर्तमान हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्र ले लीजिए, लेकिन वर्तमान हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र जो उधर रह गए पाकिस्तान में, वो सारे के सारे क्षेत्रों में बुद्ध का प्रभाव, वर्चस्व था। और उस समय बुद्ध के वर्चस्व के फैलाव, बुद्ध के प्रभाव के फैलाव में अशोक की मुख्य भूमिका थी। बात चल रही है नौकायन की। तो नौकायन एक समय में सांस्कृतिक आदान प्रदान और इन चीज़ों को ले जाने लाने, पांडुलिपियों को ले जाने, दुर्लभ वस्तुओं को ले जाने, संग्रहणीय कलाकृतियों को ले जाने, इन सब के लिए एक साधन नौकाओं का था। और उन नौकाओं के माध्यम से कितना ज़्यादा व्यापक कार्य होता था कला और संस्कृति के क्षेत्र में, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और उस समय ये भी था कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संगीतकार और कलाकार भी जाया करते थे और नौकाओं के माध्यम से। और वे लोग नौकाओं के माध्यम से उस वक्त ये नहीं थे कि वहाँ बैठकर सो जाते थे नौकाओं में। वो नौकाओं में भी अपना रियाज, समुद्र की लहरों के से मुखातिब होते हुए या नदी की लहरों, नदी के जल प्रवाह से मुखातिब होते हुए अपनी संगीत की धुनें और अपना रियाज जो है बाकायदा कायम रखते थे। और इससे सफ़र भी अच्छा कटता था और उनको एक नई स्फूर्ति, नई एक नव चेतना का संचार भी उनमें होता था अपनी कला के प्रति, अपने संगीत के प्रति और अपने पूरे परिवेश के प्रति। तो मित्रों, नौकायन का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण दखल रहा है, इस बात की ओर सारी चीज़ें संकेत करती हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत ये ज़रूर है कि अब इसको रूप इसका बदल गया है, पर्यटन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब स्टीमर्स के बीच में भी रहने की जगह होती है और उसको आधुनिक पूरे सुख सुविधाओं से सज्जित किया गया है। ये बातें अलग हैं कि अब वो लोग कई बार हनीमून जो है वो स्टीमर्स में जाके मनाते हैं और कुछ लोग शादियां भी वहाँ पर रचाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के लोगों ने उनको अपनी इवेंट्स का सहारा, एक बहाना भी बना लिया है। लेकिन मैं जिस काल की बात कर रहा हूँ उस काल में ये चीज़ें नहीं थी। उस काल में इनका प्रयोग सिर्फ भोले भाले लोग या कला, संगीत और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग थे सिर्फ वही करते थे। और नौकाएं तब हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय, कभी ना भूलने वाला हिस्सा थी। और इनका उल्लेख जो है आपको हर जगह मिलता रहेगा। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही है। उसके बाद फिर कभी आपको किसी नौका पर सैर करने ले चलेंगे। धन्यवाद।